तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का मैथ में हमने आपको समुच्चय जो आपका पार्ट था उसका प्रश्नावली 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 तक तो हम क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरी हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी को कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उस समय पर जबकि आपका जो समुच्चय पाठ है वो आधा आपका न्यूमेरिकल है और आधा आपका थ्योरेटिकल है। यानी यदि आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आप उसका न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करोगे, तो आप उस दिक्कत को महसूस ना करो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका थ्योरी क्लास के साथ साथ न्यूमेरिकल क्लास भी लेकर आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका थ्योरी क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे आपका वेन आरेख। जब समुच्चय आप पढ़ते हो तो समुच्चय के अधिकांश क्वेश्चन आपको वेन आरेख से रिलेटेड मिलते हैं और अधिकांश क्वेश्चन वेन आरेख से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो उसी वेन आरेख को हम लोग आज समझेंगे कि वेन आरेख क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, आपका समुच्चय का घटाना क्या होता है, समुच्चय में सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक उसे जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे वेन आरेख होता क्या है। तो यहाँ पे हमने उसकी परिभाषा को लिख रखा है कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। हमने आपको कहा कि समुच्चय में आपको अक्सर जो संबंध होते हैं उनको हम लोग आरेखों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। यानी जिन संबंधों को हम आरेखों के द्वारा निरूपित करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख का नाम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया। तो कभी आपसे पूछ ले कि वेन आरेख का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो जॉन वेन के नाम पर वेन आरेख का नाम रखा गया था, ठीक है। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। देखिए, जब आप समुच्चय पढ़ते हो और वेन आरेख पढ़ते हो तो आपको दो चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आती हैं। पहला आपका आयत, पहला आपका नज़र आएगा आयत। दूसरा जो चीज़ नज़र आएगा वो आएगा आपको इस आयत के अंदर एक बंद आकृति जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्त, ठीक है। इस तरीके के वृत्त आपको नज़र आएंगे ऐसे। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसी को हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि बंद वक्र सामान्यतः क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। तो इसके अंदर जो आपके बंद वक्र होंगे वो वृत्त होंगे। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा निरूपित करते हैं। यानी ये जो आयत लिखा है इसको आप यू से निरूपित करोगे, ठीक है। यानी इसे बोलते हो आप सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा निरूपित किया जाता है और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। यानी जो आप ये वृत्त खींच रहे हो ये है क्या, एक्चुअल में ये उस सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है इसके पहले हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम माने ए और इसको माने बी तो ये ए और बी क्या है, यू के उप समुच्चय हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। यानी जिन संबंधों को आपको वेन आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है उसमें जो आयत होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं आपका यू, जिसे बोलते हैं आप सार्वत्रिक समुच्चय, और उसके अंदर जो आपके वृत्त बने होते हैं ये होते हैं आपके उप समुच्चय, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, आगे आपका है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ठीक है। आगे क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे आपका सार्वत्रिक समुच्चय जिसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट होता क्या है। उसके बाद उसके अंदर उप समुच्चय क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे इसी के अंतर्गत इसके कुछ गुणधर्म, यानी जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसको भी आप इसी टॉपिक के अंतर्गत समझने वाले हो। तो हम लोग सबसे पहले आपका समुच्चय पर संक्रियाएं में सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें पहला टॉपिक समुच्चयों का सम्मिलन। क्या पढ़ोगे आप, समुच्चयों
का सम्मिलन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सम्मिलन, जिसे आप पढ़ते हो यूनिवर्सल सेट। इसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्सल, ठीक है, इसे आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो, सार्वत्रिक समुच्चय। ये होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास दो समुच्चय हों। मान लीजिए आपके पास क्या हो? दो समुच्चय। तो माना ए तथा बी दो उपसमुच्चय हैं, ठीक है, क्या लिख दिए? दो उपसमुच्चय हैं, सॉरी उपसमुच्चय नहीं, समुच्चय हैं। हमारे पास ए और बी दो उपसमुच्चय हैं। आपका ए और बी दो समुच्चय हैं। आपने समुच्चय माना तो इसमें इसके अवयव भी होंगे। तो यदि हम मान लें कि ए बराबर मान लेते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, और बी बराबर हम मान लें कितना? बी बराबर मान लें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने मान लिया। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या माना कि माना हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और पहले का अवयव माना 1 3 5 7 9, मतलब एक प्रकार की विषम संख्या, और दूसरे में हमने माना 1 2 3 4 5 6, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक संख्या हमने मान लिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि यदि ए के सभी अवयव बी में हों, ए के सभी अवयव बी में हों और बी के भी अवयव ए में हों, यानी यहाँ पर कह रहा है आपका कि मान लीजिए कि आपके पास दो आपके समुच्चय हों ए और बी, ठीक है, और ए और बी का आपको सम्मिलन निकालना है। मतलब सम्मिलन का देखिए चिन्ह होता क्या है? सम्मिलन का चिन्ह इस तरीके से यू से बना होता है, और ए और बी का सम्मिलन निकालना होता है तो ए, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ बी लिखेंगे, यानी आपको ए यूनियन बी निकालना है, यानी ए और बी का सम्मिलन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पर जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों, यानी आप जब ए और बी का सम्मिलन निकालते हो, मतलब अवयव आपका ये यूनिवर्सल आपका सेट निकालते हो, तो आप में ए का जितने अवयव हैं उसको लिखना पड़ेगा आपको, और बी के जितने अवयव हैं उसको एक साथ लिख देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका यूनियन होगा, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन होगा। जैसे समझिए आप जब लसा निकालते हो तो लसा में जब गुणनखंड विधि से लसा निकालते हो तो करते क्या हो? जैसे जो आपका कॉमन मिलता है, जैसे अगर हम मान लें 15 और 30 का लसा निकालें, ठीक है, 15 और 30 का लसा निकालें तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 3 5 15 कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 आपका 3 6 5 30 ये होता है। अगर आपसे कह दिया जाए इसका आप लसा निकालो, तो आपको सिखाया गया है कि जो जोड़ा बन रहा है, मतलब जो मैच कर रहा है उसको एक बार, जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 5 मैच कर रहे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी 3 × 5 लिख देंगे, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 मैच नहीं कर रहा था, 2 को भी हमने लिख दिया और इसका गुणा करवा दिए तो ये लसा हो गया, यानी 2 3 6 5 30, यानी 15 और 30 का लसा कितना हो गया? 30 हो गया। उसी तरीके से यदि आपके पास दो समुच्चय हैं तो पहले समुच्चय के अवयव को और दूसरे समुच्चय के अवयव को यदि साथ में मिलाकर लिख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं आप समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनिवर्सल सेट। और आपका रिजल्ट मिलता है तो आप बोलते हो ए यूनियन बी हम प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे यदि आपसे कहें कि आप बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहोगे जो मिल रहा है दोनों में उसको आप एक बार लिखिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख दीजिए, तो ए यूनियन बी आपका मिल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक मिल रहा था दोनों में, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है, हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नहीं मिल रहा है तो हमने 2 लिख दिया, फिर लिखा 3, फिर 4 5 6 7 8, फिर हमने 9 लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या में आपको 1 3 5 7 9 भी मिल जाएगा, और 1 से लेकर 9 तक संख्या भी मिल जाएगी। यानी अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो हमको ए के भी अवयव की संख्या लिखनी होगी, उसके बाद बी के भी अवयव की संख्या लिखनी होगी। जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना होगा, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी आप लिख दोगे तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको
समुच्चयों का सम्मिलन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से नियम है जिसको हमको समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो आपका यूनियन था, जिसे आपने बताया था आपका सार्वत्रिक समुच्चय, उसकी परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं। हमने आपको बताया ना कि देखिए, आपका जब यूनियन आप निकालते हो तो उसमें क्या करते हैं, आप वो भी अवयव लिखते हैं जो छूट जाता है, यानी जो या तो ए में रहता है या तो बी में रहता है। अभी पिछला हम लोग आपका एग्जाम्पल लिख के आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए भी हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सम्मिलन की सक्रिया के कुछ गुणधर्म, यानी जब आप सम्मिलन यानी यूनियन आप निकालोगे तो कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे उसको निकालने में। जैसे देखिए, अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो तो ए यूनियन बी बराबर आप लिख सकते हो बी यूनियन ए। ठीक है, यानी ए यूनियन बी बराबर आप क्या लिख सकते हो, बी यूनियन ए लिख सकते हो। और ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का नियम है। मतलब यदि आप क्रम बदल देते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी अगर आप निकाल कर उसका अगर सी के साथ यूनियन निकालते हो तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी और सी के यूनियन के बराबर, और ये होता है साहचर्य नियम। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में आपके प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और 4 विकल्प दे देता है और आप टिक करने में थोड़ा सा गलती कर दो। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नियम को पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है ए यूनियन आपका फाई, तो फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। तो देखिए, जब आप किसी ऐसे समुच्चय को जोड़ रहे हो रिक्त समुच्चय में जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको वही समुच्चय मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है ए, यानी अगर आप किसी अवयव के मतलब किसी समुच्चय को रिक्त समुच्चय के साथ जोड़ते हो तो आपको वो समुच्चय ही मिलता है। इसे बोलते हैं आप तत्समक नियम। उसके बाद देखिए, ए यूनियन ए, यानी कोई संख्या है अगर उसका उसी में आप जोड़ घटा रहे हो, मतलब उसी को कॉमन ले रहे हो, तो आपका ए ही मिलेगा। इसे बोलते हैं वर्गसम नियम, यानी ए यूनियन ए बराबर ए होता है। यहाँ पे देखिए 5वां लिखा है यू यूनियन ए, मतलब आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से आप आपका यूनियन में ए को जोड़ रहे हो तो आप क्या पाओगे, आप सार्वत्रिक समुच्चय ही पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ जब आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप थ्योरी आपका पूरा का पूरा समझते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, यानी आप इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो। अभी तो आपने यूनियन निकालना सीखा, अब आप निकालना सीखोगे आपका इंटरसेक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे आप बोलते हो इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बारे में आप ऐसे समझिए कि जैसे आप पहले मौसा निकालते थे वैसे ही इस तरीके से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे समुच्चयों का इंटरसेक्शन। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या कर रहा है कि समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। मतलब यदि आप इंटरसेक्शन निकालोगे, सर्वनिष्ठ अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए और बी दोनों आपका यक्स से बिलोंग करते हों। जैसे हमने उदाहरण लिया है, देखिए हमने लिखा a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और b बराबर हमने लिखा 2 4 6 8। मतलब ये एक तरीके से प्राकृतिक संख्या है आपका समुच्चय है और ये है सम संख्या का समुच्चय। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आप a इंटरसेक्शन b बताइए, आप a इंटरसेक्शन b कैसे निकालोगे, तो इसको सीख लेते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं। जो कॉमन है वही लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी, हमने 4 लिख दिया।
उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा देखिए 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, तो हमने 8 लिख दिया। यानी अगर हम ए यूनियन, आपका ए यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हमारा मिलता है 2 4 6 8, जो कि आपका ए और बी दोनों में है। यानी यहाँ पर जब हम आपका सर्वनिष्ठ आपका जब आपका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर आपको वही संख्या लिखनी होती है जो दोनों में आपका उभयनिष्ठ हो, वो संख्या नहीं लिखनी होती है जो उभयनिष्ठ ना हो। अगर आप यहाँ पर 1 3 5 7 9 भी लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको यूनियन निकालना है तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखोगे, बाकी सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसका यूनियन निकालते, मतलब लिखते ए यूनियन बी, तो आपको 1 से लेकर 9 तक लिखना पड़ता। 1 से लेकर 9 तक क्यों लिखते, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर इसलिए लिखते क्योंकि देखिए इसमें ए भी आ जा रहा है और बी भी आ जा रहा है। आप ढूंढोगे देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, यानी दोनों अवयव के मिश्रण आपके इसमें हैं। तो ये तो बन गया आपका यूनियन। लेकिन अगर कॉमन मिल रहा है तो ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके गुणधर्म की तरफ और देख लेते हैं कि इसका गुणधर्म क्या कहता है। चलिए समझते हैं आपका सर्वनिष्ठ समुच्चयों के गुणधर्म को। जैसे हमने आपको सार्वत्रिक समुच्चय के गुणधर्म को समझाया था, वैसे ही सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुणधर्म को हम लोग बहुत ही आसानी वे में समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अगर हम बात करें यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन ए हो, तो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा वो फाई ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेपर में यही पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है आपका यू, यू से मतलब समझिए आपका यूनियन है, ठीक है, मतलब ये है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। इंटरसेक्शन ए है, तो अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए तो ए ही आएगा। अब समझिए यहाँ पे जैसे ए इंटरसेक्शन ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे समझिए कि इसका इसमें क्या हो गया है, गुणा टाइप का हो गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्वनिष्ठ समुच्चयों के गुणधर्म। अब हम लोग समझते हैं समुच्चयों का अंतर क्या होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि समुच्चय का अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपके पास 2 समुच्चय हों ए और बी और उनका अंतर निकालना हो, तो जो ए में है अगर वो बी में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे उसे a माइनस बी। यानी समुच्चयों के अंतर में a माइनस बी वह समुच्चय है जो कि a में तो है लेकिन b में नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा a बराबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद b में लिखा है आपका 2 4 6 8। अगर आपसे कह दिया जाए कि a माइनस बी निकालिए, तो हमने कहा कि जब आप घटाना करते हो तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो अवयव ए में है बी में नहीं है उसी को आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैच कराइए, क्या ए 1 बी में है तो नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 यहाँ पर है, 3 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 3 लिखेंगे। 4 यहाँ पर है, देखिए 4 यहाँ पर भी है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 देखिए 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 6 है, 6 है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे भाई 8 को काहे छोड़ दिए, 8 भी तो नहीं था। तो आप समझिए कि ए का वह अवयव, यानी ए का वह अवयव जो बी में ना हो वही अंतर होता है। ए के अवयव 1 3 5 थे जो कि बी में नहीं थे और वही उसका क्या है, अंतर है। यदि हम कहें b माइनस ए, तो आपको फिर से परिभाषा के अनुसार
ये देखना होगा, यहाँ पे पहले को पकड़ना होता है बी का वह अवयव जो ए में न हो। तो बी का वह अवयव जो ए में न हो, जैसे देखिए 2 है, 2 तो है, अगर देखें 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिखेंगे नहीं। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं लिखेंगे। लेकिन 8 बी में है, ए में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, तो आप खुद से चेक कर सकते हो कि क्या a माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या a माइनस बी, ऐसे क्या a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए के। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा दोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समुच्चय का अंतर, आपका सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, यूनियन क्या है, सार्वनिष्ठ समुच्चय क्या है, इंटरसेक्शन जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे आपका प्रश्नावली 1.4, ठीक है, जो कि आपका समुच्चय का होने वाला है। इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा आपका प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।